हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 का चौथा पार्ट करने वाले हैं। ये फोर्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन से आपको इंतजार भी था इस चौथे पार्ट का, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एनिमेलिया जगत पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं कितना जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत चीज़ों को समझ के पढ़ना है ताकि आप भूलो नहीं। जैसे कि आपने सबसे पहले मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टे पढ़ा, फंजाई को पढ़ा और प्लांटी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। वाह, ताली बजाओ इसके लिए, ठीक है ना। तो इतना चीज़ हम लोगों ने जो कर लिया है, क्या आपको याद करना पड़ा, कोई चीज़ रटना पड़ा है? नहीं ना। एक बार बस अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, सारा बन जाएगा। तो आज भी बस उसी अंदाज में आगे बढ़ने वाले हैं। कहने का ये सबसे हार्ड पार्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नाजुक सा पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये 10 का 10 या 11 जो भी पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए, मतलब अभी तक जो आया था वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो बस छोटा मोटा बच्चा था। ये है एक्चुअल में इस चैप्टर का खासियत। हाँ, प्लांटी थोड़ा सा पार्ट था, लेकिन ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप ना बहुत ही समझ रहे हो ना, बहुत टकटकी नज़र से देखना। तो पहला तो हमारा सबसे पहले जंतु जगत कहेंगे किसको? तो जंतु जगत मतलब आपके आसपास में जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, सबका सब जंतु जगत में दिखने वाला, क्योंकि दिखने वाला बहुकोषीय होगा। बहुकोषीय होगा तो उसको आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, वो सारा का सारा जंतु जगत में आएगा, यानी हमारा एनिमेलिया में आएगा। एनिमेलिया का कुछ विशेषता देखते हैं। क्या विशेषता है? पहला विशेषता है कि जितना भी एनिमेलिया होता है ये यूकैरियोटिक होता है। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूकैरियोटिक क्या होता है, आपने पहला पार्ट तो जरूर देखा होगा। दूसरा, जितने भी एनिमेलिया के जीव होंगे वो बहुकोषीय होंगे, यानी एनिमेलिया में एक कोशिकीय नहीं आएगा। एक कोशिकीय जो भी आना था मोनेरा में आके ख़त्म हो गया है। अगला, पोषण के आधार पे देखें तो एनिमेलिया परपोषी होता है, यानी जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं। अपना खाना अपने से बनाने संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे। जैसे कि क्या आप अपना खाना अपने से बनाते हैं? नहीं, आपका खाना पेड़ पौधा आपको बना के देता है। चलिए तो आगे देखते हैं। पोषण के आधार पर हमने देखा कि ये परपोषी होंगे। ये तो बिल्कुल आसान सा चीज़। अब इसके बाद समझने वाली बात है। तो सबसे पहले देखते हैं द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। तो इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसको ड्यूप्लोब्लास्टिक कहते हैं, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। थोड़ा देख लिया जाए है क्या ये चीज़। अब देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं, आपने याद करिए जब मोनेरा आपने पढ़ा था, सबसे प्राचीन जीव था प्रोटिस्टा, थोड़ा सा उससे एडवांस, उसके बाद फंजाई थोड़ा सा एडवांस, प्लांटी उससे भी एडवांस था। तो धीरे धीरे जैसे वहाँ पे एडवांस होते जा रहा था, ये इसी आधार पे हमको देखना पड़ेगा। कुछ जीव होते हैं जो बहुत पुराने जीव हैं, उनका शरीर 2 ही परतों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सोचो कि कोई जीव है, उसके हाथ को मैंने काटा है तो इस टाइप से संरचना बना है उसके अंदर। अब हाथ मतलब मैंने अपना नहीं काटा यार, बस समझ लो इस चीज़ को आप। इसके अंदर एक और पार्ट होगा और तीसरा सबसे लास्ट पार्ट होगा स्किन, गुद्दा, हड्डी। 3 चीज़ समझ रहे हैं ना, बात खत्म है। तो देखिए, वैसे जीव जिनके शरीर में 3 परत पाया जाता है। अब बोलिए सर स्किन, गुद्दा, हड्डी याद करेंगे? नहीं नहीं, उसका नाम है, ठीक है ना। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, एक होता है मेसोडर्म। सबसे बाहर वाले का नाम है एक्टोडर्म। इंडोडर्म सर ये है क्या? 1 मिनट रुको। इंडोडर्म, मेसोडर्म। अब बोलिए सर ये है क्या? देखो, कुछ जीव जो बहुत ही प्राचीन जीव थे, ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, उनके शरीर में 2 ही परत होता है। एक तो सबसे बाहर वाला जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर है ये, और उसके नीचे एक अंदर में स्किन लेयर पाया जाता है। स्किन लेयर नहीं कहना, अच्छा लेयर पाया जाता है, मतलब समझ लेयर समझते हैं ना, जिस स्तर पाया जाता है उसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं। तो वैसे जीव जो बहुत ही आसान प्यारे से, मतलब कि बहुत ही कहा जाए तो छोटे पुराने प्राचीन जीव हैं, इसमें सिर्फ ये 2 ही लेयर पाया जाता है। और लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जैसे हम लोग हो गए, गाय बिल्ली कुत्ता हो गया, ये सब एडवांस जीव हुआ है ना। इन लोगों में बहुत सारा तंत्र पाया जाता है। तो इन लोगों में एक लडर्म भी पाया जाता है जिसको मेसोडर्म कहते हैं। तो वैसे जीव जिसमें 2 ही स्तर पाया जाता है उसको द्विस्तरीय जीव कहते हैं, को डायप्लोब्लास्टिक कहते हैं। मतलब कि उसके शरीर में सिर्फ इंडोडर्म और एक्टोडर्म ही होगा। और ये मैंने क्या बताया, जो सबसे सरल जीव होंगे ना, प्राचीन जीव और सरल जीव जिसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, वो होगा डायप्लोब्लास्टिक, यानी द्विस्तरीय होगा। उसमें सिर्फ यही दोनों पात पाया जाएगा, यही दोनों स्तर पाया जाएगा। लेकिन कुछ आधुनिक जीव हैं जो एडवांस होते चले गए, विकसित होते चले गए, ज़्यादा विकसित हो गए, उसमें एक और नया परत का निर्माण हुआ जिसको मेसोडर्म कहते हैं। तो जिसमें मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म तीनों पाया जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। जिसमें सिर्फ इंडोडर्म और एक्टोडर्म पाया जाएगा वो होगा द्विस्तरीय। चीज़ समझ में आया? आपने बस किताब में पढ़ लिया था द्विस्तरीय
द्विस्तरीय त्रिस्तरीय कुछ होता है। चलिए, तो मैंने इन दोनों को भी समाप्त कर दिया। अब जितने भी एनिमेलिया यानी जंतु जगत के जीव होंगे वो या तो द्विस्तरीय होंगे या तो त्रिस्तरीय होंगे। कुछ द्विस्तरीय होंगे, कुछ त्रिस्तरीय होंगे। आगे देखते हैं कौन कौन होगा। चलिए, इसके शरीर के बारे में बात कर लिया जाए तो जो जंतु जगत है ना, जंतु जगत में देखिएगा बहुत प्रकार का जीव पाया जाता है ना। कुछ तो हम लोगों की तरह होता है, देखो हाथ है, पैर है, मुंडी है। कुछ तो होता है बहुत ही सिंपल सा होता है, उसमें हाथ पैर नहीं होता है। कुछ होता है जैसे स्टार फिश देख लीजिए, बहुत सारा पैर निकला। ऑक्टोपस देख लीजिए। इन सब के आधार पर देखा जाता है कि जंतुओं का शरीर न विभिन्न आकार का पाया जाता है। उन आकारों को भी डिफाइन किया गया है। एक होता है द्विपार्श्व सममित, दूसरा होता है अरीय सममित, तीसरा होता है असममित। बोलिए सर ये है क्या? इंग्लिश इसका ज़्यादा। सममित मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है? एक ही ऐसा, आपने बचपन में सिमेट्री वाला तो चैप्टर जरूर मैथ में बनाया होगा। तितली का ऐसे बना हुआ रहता होगा और आप इधर से अपने से ऐसे करके बना देते होंगे, जैसा इधर वैसा उधर, है ना। इसको कहता है द्विपार्श्व सममित, ठीक है ना। यानी इसको बायलैटरल कहते हैं। बायलैटरल मतलब, लैटरल मतलब रेखीय, बाय मतलब दो, मतलब ऐसा जीव जिसको एक बीच रेखा देने से दोनों जीव बराबर हिस्से में बट जाए। जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ पे एक लकीर खींचा जाए तो जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट ही इधर होगा। क्लास में ऑफलाइन बच्चे ने बोला था सर एक पार्ट तो नहीं होगा। बताओ क्या नहीं होगा? मन में गंदी गंदी बातें मत लाना। ये हार्ट के बारे में वो बोल रहा था, सर इधर तो हार्ट पाया जाता है, इधर तो नहीं पाया जाता है। हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदले भगवान भी होशियार थे, इधर हार्ट है तो इधर लीवर है। हो गया ना बराबर बराबर। तो हम लोग जो है ये हम लोग देखिए 20 से काटे 2 टुकड़े में बढ़ जाएंगे। द्विपार्श्व सममित है, समझ आए ना। बायलैटरल है हम लोग। फिर होता है एक अरीय सममित। अरीय सममित मतलब होता है जिसको ना मतलब कि एक लकीर से नहीं बांटा जा सकता, 2-3 लकीर बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्टार फिश का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इस टाइप का स्टार फिश होता है, उसका शरीर पे देखिए कुछ इस तरह से संरचना बनाना पड़ेगा। अब देखिए जितना इधर हुआ उतना उधर हुआ, उतना ही उधर हुआ और इतना ही इधर। पिज्जा काटे हैं ना जी? पिज्जा कभी काटे हो? पिज्जा समझते हैं ना? हाँ सर समझते हैं, खाए भी हैं। तो पिज्जा जब काटते होंगे तो पिज्जा वाला जो हो गया ना वो रेडिकल हो गया, है ना, रेडिकल हो गया यानी और ये सममित हो गया। आप इंग्लिश वाला ही ये ध्यान में रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बायलैटरल मतलब सीधा लाइन से जो 2 टुकड़े में बट जाए, और रेडिकल मतलब जो बहुत सारे लाइन से विभिन्न भागों में बटे लेकिन बराबर भाग हो। तो कुछ जीव होंगे जिसको 2 टुकड़े में आसानी से, जैसे हम हैं, हमको 2 टुकड़े में बांटिए बराबर बराबर कटेंगे। सर आपको बांट देंगे, पढ़ाएगा कौन? अरे फिर से चिपका देना, है ना। लेकिन कुछ जैसे मक्खी है, मक्खी को 2 टुकड़ा काटिए बराबर बराबर, तितली 2 टुकड़ा काटिए बराबर बराबर होगा। कुछ वैसे जीव है जिसको 2 टुकड़ा काटने से काम नहीं चलेगा। अब स्टार फिश को 2 टुकड़ा कैसे काटिएगा? बोले सर यहाँ तो ऐसे करके खींचते तो नहीं, इधर उतना। अरे स्टार फिश में ना 5 गो टंगड़ी होता है, 1 2 3 4 5। अब बताइए इसको कैसे काटिएगा आप? नहीं हो पाएगा। द्विसमित तो द्विपार्श्व सममित नहीं हो सकता है। तो वैसे जीव जिसके शरीर को एक सीधे रेखा से विभाजित करने पर शरीर 2 बराबर भाग में बंटता है, वैसे जीव को द्विपार्श्व सममित जीव कहा जाता है, यानी बायलैटरल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये जंतुओं का एक विशेषता है कि जंतु के कुछ वैसे जंतु हैं, जंतु जगत में कुछ वैसे जीव हैं जो द्विपार्श्व सममित होते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। अगला अरीय सममित किसको कहते हैं? वैसे जीव जिनको एक सीधे रेखा से शरीर को 2 भाग में ना बांट के विभिन्न रेखाओं से शरीर को बराबर हिस्सों में बांट देना है, क्या कहलाता है? अरीय सममित कहलाता है। तीसरा असममित, आप समझ ही रहे हैं। ये असममित और एसिमेट्री मतलब हो गया कि एकदम बटेगा ही नहीं, कैसे भी कर लो आप बटेगा ही नहीं। कुछ वैसे भी जीव होते हैं, आप कितना भी बराबर बांट लो इधर उधर हो ही जाएगा। तो वैसे तो जीव बहुत कम है, ये दोनों जीव बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो हम लोग ये वाला देखने वाले हैं, और हम लोग भी इसी कैटेगरी, सॉरी यहाँ द्विपार्श्व सममित वाला जीव देखने वाले, हम लोग भी इसी कैटेगरी के लोग होते हैं। तो चलिए ये चीज़ तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये जो जंतु जगत होता है उसका कुछ विशेषता है। ज़्यादातर जीव एक यूकैरियोटिक होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, परपोषी होंगे, द्विस्तरीय होंगे या त्रिस्तरीय होंगे, और मैंने स्तर वहाँ पर समझा रखा है। अगला, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित हो सकता है और यह हो सकता है असममित हो सकता है। इतना चीज़ तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देर किस बात की, वीडियो लाइक कर दो, अभी से अटेंडेंस बनाओ। वीडियो लाइक करता है मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा। जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं वो वीडियो लाइक कर दिया करो, मैं भी तो देखूँ यार कितने बच्चे देख रहे हैं पूरा वीडियो, है ना। बहुत बच्चे तो देखते हैं, टच करते हैं, भाग जाते हैं। शुरू में सोचते हैं सब कुछ मिल जाए, अब पढ़ते पढ़ते अंतिम वालों को ना अच्छा बताओ तुमको पेड़ा खाना है, दूध चढ़ाओगे पेड़ा मिल जाएगा। शुरू में सर दूध ही गर्म हो रहा है, कहाँ इसमें पेड़ा मिलेगा? जो अंतिम तक इंतजार करता है ना पेड़ा, उसे मिलता है पेड़ा, समझते हैं ना जी सर। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 विशेषता तो हमने देख लिया, काम नहीं चलने वाला इससे। जंतु जगत है, बहुत बड़ा जगत है, बहुत एडवांस जीव हैं, हम लोगों ने सब पे कब्जा करके रखा है। तो क्या हमें पढ़ना चाहिए ना पूरी चीज़ों को? इतना तक तो बिल्कुल सिंपल था, अब कुछ और ज़्यादा सिंपल होने वाला है, समझ ही रहे होंगे आप। हैं अगला है देह गुहा, यानी इसको सिलोम कहा जाता है। सिलोम मतलब क्या होता है सर? देह गुहा मतलब होता है एक बोरा, उसमें सामान भरा हुआ।
ऐसा जीव जिसमें एक पूरा बॉडी दिखे, उसमें सामान कुछ कुछ के भरा हुआ। जैसे इंसान लीजिए, इंसान के बारे में बात करें तो इंसान में यदि आप एक कोई अंकल है, बहुत बड़ा पेट है, उसको बीच से काट के हटाइए, उनको कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा। अंकल का पेट ऐसा दिखेगा, नीचे में टंगड़ी ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा शरीर क्या बना दिया आपने। मान लो ना यार अंकल ही है ना? कोई मोटू है जिसे हमने काट दिया। इस गुफा के अंदर बहुत सारा छोटी आंत होता है, यकृत होता है, लीवर होता है ना, और किडनी होता है। आपने देखा होगा इस पैकेट में सारा का सारा चीज़ भरा हुआ है। तो इसी को कहा जाता है देह गुहा। देह गुहा मतलब सिलोम, मतलब कुछ वैसे जीव होते हैं जिसमें देह गुहा पाया जाता है, असली वाला वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों के शरीर में क्या होता है, जैसे हाथ है तो हाथ को काटिए, काट के बाद देखिए स्किन के अंदर ना सारा चीज़ भरा हुआ है ना, हमारा स्किन के अंदर सब कुछ ठूस ठूस के भरा हुआ है। जैसे इसको मुख गुहा कहा जाता है। गुहा मतलब कैविटी, समझ रहे हैं ना। तो सीलोम मतलब होता है देह गुहा, मतलब होता है कि वैसे जीव जिनका शरीर एक थैली रूपी संरचना में सुव्यवस्थित हो, उसी थैली रूपी संरचना को देह गुहा कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि मैंने बताया मोटे चाचा के बारे में, इनका पेट काट के देखते हैं तो पेट का ये स्किन हो जाएगा, है ना, त्वचा हो जाएगा। त्वचा के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन को डाल के रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं बोलिएगा सर आपने डेफिनेशन क्यों नहीं लिख के रखा। अब मैं सब कुछ लिख ही दूँ, एक तो इतना सारा पॉइंट लिख के रखता हूँ तो कुछ बच्चे ना होते सर लिख लिख के पढ़ाइए ना। बच्चा लिख लिख के लाइव क्लास में पढ़ाया जा सकता है। मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा ना लिख के पढ़ाने वाला, तो आप बोलोगे सर क्या कर दिया आपने। हाँ, इसके बाद तो आप भी देखते हो कि इसके बाद जो पॉइंट आता है उसको तो मैं लिखता ही हूँ, उसमें मज़ा आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ ना लिखा हुआ ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी को याद नहीं, सबको, जितने भी टीचर होते हैं सबको याद रहता है। सर लिखते क्यों है वो? लिखते इसलिए हैं कि खटाखट आपको समझा जाए, आपका टाइम बच जाए और टीचर को भी वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। नहीं तो अब देखो ये है नीमेटोडा, क्या है, नहरसिकार, मोएकार, टोकार, डॉकार करते करते आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मतलब टाइम को सेव करते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये आधा घंटा का वीडियो होगा, लिखते लिखते 2 घंटा जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। तो आपने शायद समझ लिया होगा देह गुहा क्या होता है। तो कुछ वैसे जीव होते हैं जिसमें देह गुहा पाया जाता है, जैसे हम लोग। कुछ वैसे जीव होते हैं जिसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है। कौन होता है सर? अभी देखो ना, बहुत सारा मिलेगा, अभी पहचानोगे, इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा जीव दिखेगा, मैं दिखाऊंगा सबका पिक्चर साथ साथ में। चलिए, अब देह गुहा के बाद आता है कंकाल के आधार पर भी ये जीव जगत जो होते हैं, जंतु जगत में बहुत सारे वैसे जीव होते हैं जिसका ना हड्डी अलग अलग टाइप का होता है। हड्डी अलग अलग टाइप का मतलब क्या होता है सर? हड्डी अलग अलग टाइप का मतलब होता है कुछ वैसे जीव हैं जिनका हड्डी शरीर के अंदर है ना, जिनका हड्डी शरीर के अंदर होता है, उसको कहा जाता है इंडोस्केलेटन, यानी आंतरिक कंकाल वाले जीव। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों का हड्डी है क्या? आप देख रहे हो क्या मेरे हाथ का हड्डी यहाँ से बाहर निकला हुआ है? सर किसका दिखता है? दिखता है कुछ जीव का, मैं बताऊंगा अभी। आपने तेलचट्टा देखा है ना, आपने मक्खर देखा है ना, मक्खर, मच्छर, अच्छा सर मच्छर नहीं, हमारे इधर तो मक्खर कहा जाता है। मच्छर पहचानते हैं ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इन सब का देखिए हड्डी बाहर रहता है। सर कहाँ रहता है? कछुआ देखा है आपने? कछुआ का हड्डी कहाँ रहता है? ऊपर में, शरीर के ऊपर में। घोंघा देखा है ना आपने, है स्नेल, उसका हड्डी देखिए शरीर के बाहर होता है। तो आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जो बाह्य कंकाली होते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो आंतरिक कंकाली। दोनों का डेफिनेशन क्या होगा? वैसे जीव जिनका अस्थि यानी हड्डी यानी कंकाल तंत्र शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। वैसे जीव जिसके अंदर में कंकाल होता है यानी शरीर के अंदर हड्डी वाला व्यवस्था होता है उसको इंडोस्केलेटन या फिर आंतरिक कंकाल वाला जीव कहा जाता है। सर क्या वैसे भी जीव होते हैं जिसमें हड्डी नहीं होता है? तो एक आगे चल के मैं एक चीज़ बताऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, हाँ, नोटोकार्ड, है ना। नोटोकार्ड क्या होता है? उस समय जब आऊँगा मैं बताता हूँ आपसी को, है ना। नाटो होता है, नोटो, है। चलिए आगे देखते हैं। अगला होता है उपांग। उपांग मतलब क्या होता है सर? उपांग मतलब बहुत सारा अंग, अंगों के भी अंग। जैसे हमारा देखिए ये शरीर है, शरीर का एक अंग हाथ है। अब इस हाथ का भी बहुत सारा अंग है ना। तो कुछ वैसे जीव होते हैं जिसके उपांग में ज्वाइंट होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आगे चल के ज्वाइंट मतलब समझते हैं ना, ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड है ना। देखिए मेरा हाथ कितना बार मुड़ता है, ऐसा है, पहला मुड़ा, दूसरा मुड़ा, तीसरा मुड़ा, चौथा मुड़ा, पांचवा मुड़ा, छठा, सातवां। देखिए सिर्फ हाथ में इतना सारा ज्वाइंट है। तो उपांग मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे, आहार नाल एवं नोटोकार्ड। आहार नाल किसको कहते हैं? वैसे बहुत सारे जीव हैं जिसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। मतलब जो कमज़ोर प्रजाति के जीव होते हैं ना, जो मतलब कि बहुत ही पुराना जीव है, मतलब जो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है, वैसे जीव में आहार नाल नहीं पाया जाता है। तो आहार नाल किसको कहते हैं? आहार नाल वह तंत्र है जिस तंत्र के द्वारा हम भोजन खाने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। यानी भोजन को जो पचाते हैं ना, आप खाना चुपचाप मुंह में डालते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी कैसे आ जाता है? इस बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है जो क्लास 10th के पहले चैप्टर में आप पढ़िएगा। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल में क्या क्या ऑर्गन होता है ना, मुंह होता है। आपने 8वां में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8 क्लास में।
यहाँ पे फूड पाइप होता है, फूड पाइप के नीचे स्टोमक होता है, यानी अमाशय होता है, अमाशय के बाद अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होता है। इन सब के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। लेकिन हम लोगों में आहार नाल पाया जाता है, लेकिन कुछ वैसे जीव है जिसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। छोटा सा मतलब थोड़ा सा खाना खाता है और डाइजेस्ट कर जाता है। चलिए, तो नाटोकार्ड मतलब होता है, हाँ आहार नाल समझ गए। नाटोकार्ड क्या होता है? देखिए, जब जीव अविकसित होता है, मतलब विकसित होना शुरू ही होता है, उस समय शरीर में रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है। रीढ़ का हड्डी कहने का मतलब, जैसे देखिए अभी एक कुत्ता का बात करिएगा तो कुत्ता कुछ इस टाइप से उसका 4 टांग नीचे होता है ना, और इस टाइप से इसका यहाँ पे मुंडी होता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पे पूंछ होता है। कुत्ता के बीच में देखिए रीढ़ का हड्डी इस टाइप का होता है, छूने पे महसूस होता है। आपका भी ऐसे करके, मेरा तो मैं थोड़ा सा खाया पिया हूँ तो कुछ वैसा होता है ना, कमज़ोर बच्चे ऐसे करने, देखिए उसका हड्डी ना गिन सकते हैं आप, फिंगर से हारमोनिया बजा सकते हैं हड्डी पे, है ना, हड्डी पे हारमोनिया बजा सकते हैं। वो जो हड्डी दिखता है ना, उसको कहा जाता है, हम लोग अभी उसको रीढ़ का हड्डी कहते हैं। लेकिन जब बच्चा पेट में ही होता है, माँ के पेट में, उस समय रीढ़ का हड्डी नहीं आ जाता है। एक मुलायम सा लचीला सा मांसपेशी का ही बना होता है, उपास्थि का बना होता है, जो कि इस रीढ़ के हड्डी से पुराना विकसित चीज़ है। रीढ़ का हड्डी वो नहीं है, उसको ही नाटोकार्ड कहा जाता है, नोटोकार्ड कहा जाता है। नोटोकार्ड क्या है कि जीव शरीर के प्रारंभिक विकास के ही समय पे रीढ़ का हड्डी ना होकर एक लचीला सा उपास्थि से बना एक अंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नोटोकार्ड कहते हैं। ये रीढ़ के हड्डी के स्थान पे ही होता है, बाद में यही रीढ़ का हड्डी बन जाता है। समझ में आ गया दोनों? तंत्र के भी आधार पे, जैसा कि हम देख रहे हैं जंतु बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें बहुत सारा तंत्र पाया जाता होगा। तो कुछ वैसे जीव हैं जिसमें बहुत कम तंत्र पाया जाता है, यानी श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब बहुत सारे जीव में नहीं पाया जाता है और बहुत सारे जीव में पाया जाता है। और सर क्या होता है ये सब? एक बार में सुन लो, ऐसे आप जानते ही। परिवहन तंत्र मतलब हम जो खाना खाते हैं या फिर सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आता जाता है, ये परिवहन तंत्र हो गया। या फिर रक्त हमारा कैसे चलता है पूरे बॉडी में, ये परिवहन तंत्र हो गया। सांस लिए, सांस छोड़े, इस दौरान जो एनर्जी बना, ये श्वसन तंत्र हो गया। फिर पाचन तंत्र मतलब खाना खाए, पचा के निकाल दिए, ये हो गया पाचन तंत्र हो गया। उत्सर्जन तंत्र, अपचा भोजन जो था शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर वेस्ट मटेरियल, जैसे आपका पसीना हो गया, वो हो गया, समझ रहे हैं ना, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो बहुत सारे जीव में बहुत सारा तंत्र, जैसे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? कोऑर्डिनेशन से, मतलब कि नर्वस सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कोई टच करता है तो आपको कैसे पता चलता है? टच, यहाँ से एक सिग्नल आता है यहाँ तक, वो सिग्नल के लिए तंत्रिका कोशिका का जाल है, आपने दूसरे चैप्टर उत्तक वाले में पढ़ा था। तो ये सारा मतलब सिस्टम है ना, हर जीव में नहीं पाया जाता, कुछ ही जीवों में पाया जाता है। तो इस तंत्र में देखेंगे कि बहुत सारे जीव में तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, बहुत में नहीं पाया जाएगा। अब लास्ट बच जाता है, कुछ जीव श्वसन करते हैं, कुछ नहीं कर, श्वसन तो सभी करते होंगे, कुछ जीव श्वसन करते हैं, कुछ का बाह्य श्वसन होता है, कुछ का अंतः श्वसन होता है। बाह्य श्वसन मतलब कि सांस लेता है, उसके शरीर में नस वस का व्यवस्था नहीं होता है, बस सांस लेता है, हवा अंदर आया, हवा बाहर निकला, उसी बीच में थोड़ा बहुत विसरण प्रक्रिया से काम हो जाता है। लेकिन हम लोग जैसा जीव जो है, सांस लेंगे, अंदर में बहुत सारा पाइप कनेक्शन है, तो जो जिसका अंदर बहुत सारा कनेक्शन वाला जिसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है बहुत विशिष्ट, वो होता है अंतः श्वसन वाला जीव। कुछ होता है बाह्य श्वसन, जो कि जिसमें ना तंत्र नहीं चाहिए श्वसन करने के लिए, सिर्फ हवा लेता है, छोड़ देता है। जैसे अपने जितना भी ये कीड़ा मकोड़ा देखते हैं ना, इसमें खुला है ना, इसको खुला और बंद परिसंचरण, बाह्य को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसको कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जिसमें ना सिस्टम, मतलब ज़्यादा वो नहीं हो कि भाई पाइप चाहिए, हार्ट चाहिए, फलाना ढिंकाना, कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बंद जो जिसका भी होगा बंद श्वसन तंत्र, इसके शरीर में ना व्यवस्था होगा श्वसन के लिए। तो दोस्तों बोलिए सर बहुत चीज़ आपने बता दिया, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इस चैप्टर में ना बहुत सारा जीव आएगा जिसका ये सब विशेषता होगा। अब उस समय समझाने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना यहीं समझा दिया जाए, ताकि बाद में बताने में आसानी हो। तो देखिए मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ एकदम जल्दीबाजी में, और आप एकदम समझ जाओगे। पहला तो जितने भी जंतु जगत के जीव होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से बने होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, वो अपना भोजन अपने नहीं बना पाते होंगे, अर्थात परपोषी होंगे। फिर हमने देखा कि कुछ जीव अविकसित जीव जो होते हैं उसमें 2 ही स्तर पाया जाता है, शारीरिक स्तर पाया जाता है, इंडोडर्म एक्टोडर्म, उसको कहते हैं द्विस्तरीय जीव, है ना, डायप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कुछ होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 गो स्तर पाया जाता है, इसमें मेसोडर्म भी शामिल हो जाता है। आगे थोड़ा सा पढ़े कि जीव का ना, जंतु जगत में जीवों का शरीर का आकार अलग अलग होता है। कुछ वैसे जीव होते हैं जिसको एक बीच में लाइन डाल दीजिए तो सिमेट्री बन जाता है, यानी सम्मित हो जाता है, एक ऐसा ही दूसरा पार्ट बन जाता है, उसको हम लोग द्विपार्श्व सम्मित कहेंगे।
फिर और ये सममित किसको कहेंगे, जिसमें एक तो लकीर से काम नहीं चलेगा, 2-4 लकीर है ना, रेडिकली काटिए तो वो जो शेप बना सकता है जो बराबर बराबर टुकड़ों में बटेगा, जैसे स्टारफिश वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ये हो जाएगा। और ये सममित। और सममित मतलब किसका शरीर किसी भी तरह से ना आप ऐसा लाइन खींच नहीं सकते जो कि बराबर हिस्सा में कट सके, है ना, ये हो गया असममित। आगे चल के देखें कि कुछ वैसे जीव होते हैं जिसमें देह गुहा पाया जाता है, यानी एक ऐसा पैकेट जिसमें सारा ऑर्गन भरा हुआ पाया जाता है, कुछ जीव में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला कंकाल, जिसमें पाया जाता है उसमें कहेंगे वास्तविक देह गुहा है, कुछ में नहीं होगा। अगला कंकाल तंत्र, कुछ वैसे जीव होते हैं जिसका हड्डी शरीर से बाहर रहता है, उसको बाह्य कंकाल वाले जीव में रखेंगे। कुछ वैसा जीव होगा जिसका हड्डी शरीर के अंदर होगा, उसको अंतः कंकाल वाले जीव में रखेंगे। फिर आएगा उपअंग, बहुत सारे वैसे जीव होंगे जिसमें उपअंग नहीं होगा, छोटा मोटा अंग निकला होगा। और बहुत सारे वैसे जीव होंगे जिसमें उपअंग होगा, उपअंग मतलब अंगों के भी अंग होंगे, उपअंग, है ना। जिसमें उपअंग होंगे उसमें उपअंग में ज्वाइंट होगा, किसी में ज्वाइंट नहीं होगा। जैसे हम लोगों में उपअंग में ज्वाइंट है ना, जहाँ पे मूव कर सकता है मतलब ज्वाइंट है ना, मूव कर रहा है ना, इसमें ज्वाइंट होता है। कुछ में ज्वाइंट नहीं होता, अनज्वाइंट वाला होगा। फिर हमने देखा कि कुछ जीवों में ये जो आहार नाल होता है ये पाया जाएगा। आहार नाल क्या होता है, खाना खाने वाला सिस्टम। कुछ में पाया जाएगा, कुछ में नहीं पाया जाएगा। नाटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड क्या होता है, सॉरी नाटो आता है मुंह में। नोटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड होता है कि जब जीव के शरीर में रीढ़ का हड्डी नहीं बना होता है तो रीढ़ की हड्डी के स्थान पे एक मुलायम सा लचीला कहते हैं, हाँ लचीला ही कहते हैं, लचीला सा उपास्थि का बना हुआ एक तंत्र होता है, एक अंग होता है, उसे ही हम लोग नोटोकार्ड कहते हैं। यही बाद में विकसित होकर रीढ़ का हड्डी बन जाता है ना हम लोगों में। अगला कुछ तंत्र हमने देखा कि वैसे जीव होंगे जिसमें श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र पाया जाएगा, कुछ में नहीं पाया जाएगा। फिर श्वसन तंत्र भी 2-3 प्रकार का होगा। एक तो होगा बाह्य श्वसन तंत्र जिसको हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे, खुला श्वसन तंत्र कहेंगे, वो तिलचट्टा कीड़ा वगैरह में आएगा। अगला कुछ में अंतर होगा यानी बंद श्वसन तंत्र होगा जो हम लोगों में आएगा। इतना चीज़ यदि आप समझ गए हैं तो समझ जाइए वो सारा चीज़ आप समझ चुके हैं। वो पढ़ना बस अब इसी सबको एक एक करते चले जाएंगे। क्या इतना चीज़ समझ में आ गया आपको? एक और बता, लिंग के आधार पे कुछ जीव एक लिंगी होंगे, कुछ जीव द्विलिंगी होंगे। जैसे हम लोग हैं, मेल है तो मेल है, कोई लड़की है फीमेल है तो फीमेल है। ऐसा है कि एक ही बॉडी है उसमें लड़का भी है लड़की भी, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग एक लिंगी जीव होते हैं, कुछ जीव द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, मतलब उसमें नर भी होता है मादा भी होता है। तो लिंग के भी आधार पे देखेंगे। इन सब चीज़ों को यदि आप समझ गए हैं तो अब हम तैयार हैं इस जंतु जगत का जितना भी संघ है, ये जो 10 संघ लिख के रखे हैं, पॉरीफोरा, नाइडेरिया, नाइडेरिया का एक नाम होता है सेलेंट्रेटा, है ना, वो पढ़ने वाले, प्लेटी हेलमंथीज, नीमेटोडा, इसको स्केलहेलमंथीज कहा जाता है, स्केलमेंथीज कहा जाता है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अगला होता है एनिलिडा, फिर होता है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डोटा और कार्डेटा। ऐसा कैसा कैसा नाम है, प्यारा प्यारा सा नाम, एक एक जब पढ़ेंगे ना आप एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए पॉरीफोरा बहुत ही पुराना जीव है, जिस तरह से मोनेरा हुआ करता था उसी तरह से ये मोनेरा तो नहीं हो जाएगा ना, ये थोड़ा एडवांस जीव है ना। इसमें जैसे थैलोफाइटा क्या था, बहुत ही बेचारा नाजुक था, बहुत पुराने ज़माने का जीव था, ज़्यादा विशेषता नहीं था उसमें, ज़्यादा कोई गुण नहीं था। इसी तरह से पॉरीफोरा बहुत ही पुराना जीव है ये। अब इसको एक बगल से पढ़ेंगे तो हम उम्मीद करेंगे आज के वीडियो में 1, 2, 3 तो ले ही लें, है ना। देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर अगले वीडियो में खींचेंगे जहाँ तक होगा बहुत जल्दी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब कार्डेटा का हम उपसंघ में जाएंगे, जिसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा का 5 गो वर्ग होगा, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया। इसमें बहुत मज़ा है। मेमेलिया मतलब हम लोग, है ना, एवीज मतलब चिड़िया लोग, रेप्टिलिया मतलब सांप लोग, एम्फीबिया मतलब मेढक लोग, उभयचर लोग, पिसीज मतलब मछली लोग। तो इन सब के बारे में बहुत मज़े से पढ़ेंगे, ये तो बहुत प्यारा लगेगा आपको। इन सबको थोड़ा सा चीज़ को समझना है। जानते सबको हैं, किसने केचुआ नहीं देखा है, किसने कछुआ नहीं देखा है, स्टार फिश के बारे में आप नहीं जानते, ऑक्टोपस के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ही अब पढ़ना है। तो स्टार्ट किया जाए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों इतना जोर से बोलने के लिए, जल्दी बोलने के लिए। आप समझ रहे हो ना, बस बात काफ़ी है। चलिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए सबसे प्यारा हमारा पहला पॉरीफोरा आ चुका है। इंग्लिश में भी पॉरीफोरा ही होता है, हाँ नाम इसका नहीं बदलने वाला, इंग्लिश हिंदी सेम ही रहता है। बाकी जो इंग्लिश के लिए ज़रूरी था मैंने बता दिया, इंग्लिश वाले बच्चों को भी ये समझ में आएगा। पॉरीफोरा क्या होता है, ये ना मल्टी सेलुलर जीव होगा, यानी बहुकोशिकीय होगा। मैंने पहले क्या बताया, कुछ तो ऐसा आंसर है ना कि कुछ तो वैसा गुण है जो हर संघ में आप डाल सकते हैं। जैसे क्या, सबका सब बहुकोशिकीय होगा, सबका सब यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि जंतु ही यूकैरियोटिक था। तो ये ज़्यादातर ये सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पॉरीफेरा अभी समझाते हैं कैसा होता है ये, ठीक है। ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ मीठे जल में, कुछ खारे जल में। मीठे जल मतलब नदी वाले पानी में, खारे जल मतलब महासागर के पानी में, ठीक है ना। तो कुछ ये ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं। पॉरीफोरा जो होते हैं ज़्यादातर जलीय यानी पानी में रहते हैं। ये अन्य नाम स्पंज के नाम से जाना जाता है।
इसका एक और नाम होता है स्पंज, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संघ को स्पंज की उपाधि दी गई है? वो पॉलीफोरा संघ है ना। चलिए आगे पॉलीफेरा संघ है। आगे ये स्थानबद्ध होते हैं, मतलब ये हिल नहीं सकता, किसी एक ही जगह किसी पत्थर में चिपका हुआ रहेगा, वहीं से अपना जीवन यापन करेगा, ये चल नहीं सकता, इसीलिए लिखा है ये एक ही स्थान पर चिपके रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्थानबद्ध कहा जाता है। स्थानबद्ध अर्थात ये एक ही जगह पे रह सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है। इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे ऑस्टिया कहा जाता है ना। मतलब इसका शरीर कुछ इस टाइप से होता है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका पिक्चर तो मैं दिखाऊंगा ही, इस टाइप का होता है। यहाँ ज़मीन से चिपका हुआ है, इसके शरीर में छोटे छोटे ऐसे ऐसे छेद होता है ना। इस छेद को क्या कहा जाता है? इस छोटे छोटे छेद को कहा जाता है ऑस्टिया कहा जाता है। और ये जो एक बड़ा सा गुहा, ये जो गुहा देख रहे हैं, गुफा सा देख रहे हैं, ये जो बड़े से छेद है, इस छेद का नाम है ऑस्कुलम, है ना। तो ऑस्किया होता है शरीर के छोटे छोटे छेद, है ना, मतलब एक ऐसा छेदी लाल है ये, है ना, ये छेदी लाल है। आपने देखा होगा इस टाइप के जीव को। आप पिक्चर देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये पिक्चर है साइकन का। साइकन देख रहे हैं कितना प्यारा सा लग रहा है देखने में। तो देखिए, तो इसमें ना अभी पिक्चर में सबका दिखाता हूँ। पहला तो क्या देखें, ये बहुकोशिकीय होगा, पहला बात। दूसरा, ये जो होगा स्पंज के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर समुद्री होंगे यानी जलीय जीव होंगे। अगला, ये स्थानबद्ध होगा यानी एक ही स्थान पे रहेगा, हिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है कि ये सरल कोशिका संरचना का बना होता है, मतलब इसका शारीरिक संरचना जो होता है बहुत ही सरल होता है, बहुत सिंपल होता है। हाथ पैर दिमाग मस्तिष्क ये सब नहीं पाया जाता है, यानी बहुत ही सिंपल जीव है। इसमें एक भी उत्तक नहीं पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं से ही मिलके ये बना होता है। कोशिका का ऐसा समूह ही नहीं बन पाता जिसको हम उत्तक कह सकें, यानी इसमें उत्तक का अभाव होता है। अगला, इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब इसका हड्डी शरीर से बाहर कवर के रूप में इसको प्रोटेक्शन, मतलब हड्डी नहीं होता जैसे हम लोगों का हड्डी होता है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कठोर होता है। उसको कहा जाता है स्पिकुल्स कहा जाता है, ठीक है ना। स्पिकुल्स क्या है? ये पॉलीफोरा के शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट और बालू यानी सिलिका का एक पतला सा कवर पाया जाता है बाह्य कंकाल के रूप में। इसको क्या कहा जाता है? स्पिकुल्स कहा जाता है। ये जो इसका बाह्य कंकाल यानी हड्डी जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका यानी SiO2 बालू का बना होता है, थोड़ा कठोर होता है, आप समझ ही गए होंगे। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसको कहते हैं, टाइल्स, है ना, संगमरमर वाला पत्थर। चलिए अगला, इसमें जो जनन होता है, हाँ जनन के लिए भी एक चीज़ वहाँ पे मेरे को 12वां पॉइंट जोड़ना था। जीवों में जनन होता है दो प्रक्रिया से होता है। एक लैंगिक जनन होता है, मतलब जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता होती है। एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो होता है अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना, वो मुकुलन विधि के द्वारा। बोलिए सर मुकुलन विधि क्या होता है? देखिए इस टाइप का ये जीव होगा, इस टाइप का जीव होगा, इसके शरीर से एक छोटा सा जीव या फिर यहाँ से एक छोटा सा जीव निकलेगा, वही विकसित हो के एक नया बड़ा जीव बन जाएगा, है ना, इस टाइप का हो जाएगा। इस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। थोड़ा सा पहले मुकुल निकला, यही मुकुल बड़ा होकर एक शरीर बन गया। तो इसमें कोई फीमेल वीमेल का जरूरी पड़ा, शादी ब्याह का चक्कर पड़ा नहीं ना, तो इसमें शादी ब्याह का चक्कर नहीं होता। यानी इसमें अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है, मुकुलन विधि के द्वारा। ये द्विलिंगी होते हैं, यानी मेल फीमेल इसमें ऐड होता है। मैंने बताया था ना कुछ एक लिंगी, जैसे हम लोग एक लिंगी है, मेल है तो मेल है, फीमेल होगी तो फीमेल होगी, ठीक है ना। तो इसमें ये द्विलिंगी होते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगला, इसमें ना रीजनरेशन की क्षमता होता है, अपने शरीर को फिर से बना लेने की संरचना होता है, मतलब क्षमता होता है। यानी इसको आप काट के हटा दीजिए, जैसे कि ये है ना, इसको काट के हम सोचो इस टाइप से बना दिए और नीचे वाला ऐसा है, तो ये सब क्या करे, ये अपना बचल का पार्ट ऐसे पूरा कर लेगा, ये अपना बचल का पार्ट ऑटोमेटिक पूरा कर ले। छिपकली देखे है ना, उसके पूंछ में रीजनरेशन का क्षमता होता है, फिर से पूंछ बना सकता है। तो इन लोगों में भी रीजनरेशन का क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ठीक है ना। इसको हिंदी में पुनरुद्भवन कहता है, नहीं मेरे को समझ में आता, रीजनरेशन याद रखो आप। इसका उदाहरण क्या होगा सर? इसका उदाहरण बताइए। उदाहरण देखो, साइकन नाम का एक जीव होता है, आपको पिक्चर बारी बारी से दिखते चलेगा। ये साइकन का पिक्चर है। अगला होता है हाइलोनेमा का ये पिक्चर है। इसी तरह से स्पंजिला। बोले सर याद कैसे रहेगा? देखो इसका दूसरा नाम स्पंज है तो स्पंजिला, है ना। स्पंज है तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए स्पंजिया लिखा हुआ, यू स्पंजिया, है ना। तो ये दो तो नाम याद ही रह जाएगा, एक ये नाम याद रख लें, ज़्यादा जरूरी भी नहीं, एक दो एग्जाम्पल भी दीजिए, काम चल जाएगा। साइकन, स्पंजिला, यूस्पोंजिया, है ना। बाकी इसका यूप्लिकटेला, इस टाइप का जीव ये जीव है। इसका पिक्चर आपको देखिए, ये यूप्लिकटेला का पिक्चर है। यूप्लिकटेला हो गया, हाइलेमा हो गया, साइकन हो गया, स्पंजिया हो गया या यूस्पोंजिया हो गया। ये सब का सब जीव जो है ना पॉलीफोरा संघ का ही जीव है। समझ में आया? बहुत ही अच्छा सा पॉलीफेरा संघ है ना। पॉलीफेरा संघ बहुत प्यारा सा संघ था सर, मज़ा आ गया। एक बार और बता दीजिए सर, याद कैसे रहेगा? बिल्कुल साधारण सा, आपको कुछ याद नहीं रहे तो मेरा ट्रिक याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। पहला, हाँ ये सिर्फ इसी के लिए अप्लाई करना, जंतु जगत के। पहला बहुकोशिकीय होगा,
पड़पोसी होगा, मेरा बात ध्यान से सुनो, पड़पोसी होगा। हाँ, अब ये कुछ तो याद रख लेना, ये क्या होता है, ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं। इसका बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका जैसे पदार्थों का बना होता है। ये चल नहीं सकता है, अर्थात ये स्थानबद्ध होता है। इतना लिख दो, काम चल जाएगा। मैंने तो आपको पूरा हर चीज़ समझा दिया कि इसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे ऑस्ट्रिया कहते हैं। छेद के बगल में जो बड़ा सा गुहा छेद होता है इसको ऑस्कुलम कहते हैं। फिर आगे इसका शारीरिक संरचना होता है, मतलब इसका शारीरिक संरचना होता है बड़ा सरल होता है, उत्तक नहीं पाया जाता है। ये सब लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल, एक तो पहला तो ये साइकन नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव में रहता है साइकन वाला। साइकन हो गया, स्पॉन्जिया क्योंकि स्पंज नाम से भी जाना जाता है, स्पॉन्जिया हो गया। यूप्ले कटेला, यहाँ यूप्ले कटेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, स्पॉन्जिया हो गया, यूप्ले कटेला है ना, कटेला नहीं वो कटेला है। तो ये था पॉरीफेरा जगत के बारे में, संघ के बारे में, फाइलम पढ़ रहे हैं हम लोग। मज़ा आया क्या दोस्तों? इससे आगे नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको लिखना भी है। एक काम करोगे आप, यदि जो बच्चे, ध्यान से सुनना, जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे लिख के भेजेगा कि सर मैंने देखिए बनाया है, मुझे सबसे अच्छा जिसका लगेगा, मैं अगली बार उसका पिक्चर यहाँ पे बोर्ड पे दिखाऊंगा कि इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। तो आप दो ही कलर का पेन का यूज़ करिए, या तो ब्लैक या तो ब्लू, कभी कभी ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं पिक्चर बनाने में, कुछ पॉइंट को दिखाने में। रेड का इस्तेमाल ही मत करिए आप लोग, ठीक है ना। कभी ज़रूरी पड़ेगा तो मैं बोल दूँगा कहाँ पर कर लो। आप बढ़िया से इसका एक नोट्स बना के मुझे टेलीग्राम करो, चॉइस एजुकेशन सर्च कर लो टेलीग्राम पर, या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, चॉइस एजुकेशन सर्च कर लो, या फिर फेसबुक पे भेज सकते हो, चॉइस एजुकेशन सर्च कर लो। मतलब हर जगह आपको चॉइस एजुकेशन सर्च करना, जहाँ मुझे ढूंढना है, ठीक है। आप भेजो, मैं देखता हूँ सबसे अच्छा किसका होता है। वीडियो पसंद आया ना, सच में बहुत मेहनत लगा यार, लाइक ज़रूर करना। अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजो जिसे आप बिल्कुल दिल से पसंद करते हैं, हाँ भाई मेरा दोस्त है, या फिर अपने जूनियर को, सीनियर को भी ये भेज सकते हैं। जो 11th में आपके दीदी भैया लोग हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। 11th वाले बच्चों को ना 11th में समझ में नहीं आता है, बस 11th में भी आपको इतना ही पढ़ना होगा, अब बस इन लोगों के बारे में स्पेशल पढ़ लेना होगा। आप जो 11th में बायोलॉजी लेने का सोच रहे हैं, बिल्कुल आप मतलब बेफिक्र हो जाइए, 11th में भी यही है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है, मैंने अभी बहुत सारे संघ के बारे में बताया है ना, बहुत सारे संघ के बारे में बताया। मैंने एक जगह एक चीज़ भी बताया था, डायप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी द्विस्तरीय त्रिस्तरीय। आपको मतलब आपको आंसर में लिखना है वैसे जीव जो द्विस्तरीय होते हैं, दोनों स्तर का नाम लिखना है। देखते हैं किसको याद रहा। मैंने बताया था ना द्विस्तरीय त्रिस्तरीय, तो आपको वो दो, मतलब उस दोनों का नाम बताइए जिस दोनों के मिलने से द्विस्तरीय कहलाता है। कमेंट में, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।